हाय एवरीवन। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि 2 वीडियोस के बाद जो वीडियोस मैंने आपको शेयर किया कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और कहाँ से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं जो पिछले 2 साल के क्वेश्चंस है वो मैं आपके पास लेके आऊंगी और उसके बाद जो हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको हम फॉलो करेंगे। तो हेयर आई एम, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि किस टाइप का क्वेश्चन किस चैप्टर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स नहीं होते हैं जिन्होंने एग्जाम दे रखा है या उनके पास एक्सपीरियंस है। वो भी स्टूडेंट होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड मैथ्स में जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर का है, कैसे क्या है। तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली होगा और उन लोगों के लिए भी होगा जो इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने आपको इन शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ, अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, कि मैंने आपको कहा था कि जीके से क्वेश्चंस जो है ना वो आपसे जीके से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 50 आएंगे एंड 50 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा किस सब्जेक्ट से, रीजनिंग से। तो रीजनिंग और जीके आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाला है और ये जो है ये आपके हाथ में है। अगर आपने 2 से 3 दिन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, डेफिनेटली इस 2 प्रैक्टिस सेट के बाद मैं इसका सारा का सारा शॉर्टकट लेके आऊंगी और क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसके बाद 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं मैथ्स से एंड 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं साइंस से, जो कि हम 1 बाय 1 सारी चीजों को कवर करेंगे। और साइंस में जो लुसेंट का पोर्शन है वो सब पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको बुक नहीं भी पढ़ना है तो आप वीडियो सुन के जा सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे मैथ्स में भी पूछे जा सकते हैं एंड रीजनिंग में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें हैं, इसको आपको बताया गया है कि ये सॉल्व करने के बाद 8 आता है तो 64 - 4 का क्या कैसे आएगा, इसी बेसिस पे सॉल्व करने के बाद कैसे क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग में पूछे जाते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। हम आपको जो शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे उस पर 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके बताएंगे। फिर देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आशा इक्वल टू 79, देन विनय भूषण का क्या होगा। तो ये सारे के सारे नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज से रिलेटेड हो जाते हैं, कैसे अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं एंड नंबर को पुट करते हैं, तो उसके लिए है ABCD का सिस्टम होता है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। फिर ये सारे क्वेश्चंस हैं कि डिकिंसन को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो डिप को इस तरीके से लिखा जाता है। तो इन द सेम वे हाउ यू कैन राइट द पिकनिक वर्ड। तो इसके लिए पहले 2 चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो टोटल 6 वर्ड्स है, ये 6 वर्ड्स 6 अल्फाबेट है, ये 6 अल्फाबेट क्या इन दोनों को मिलाकर दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो जो यहाँ पे डिजिट है उसमें से ही, जैसे सपोज कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि P का क्या है, 6 है, राइट। तो P का 6 हो जाएगा तो जो 5 वाला होगा वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि P का 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। लेकिन अगर ये वर्ड्स डिफरेंट होते तो आपको अल्फाबेटिकली जाके, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में जाके आपको इसको चेक करना होता। ये आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूं तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है, लाइन वाला सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है एंड हर एक तरीके से वो उस तरीके से क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ये रिलेटेड है डाइस से, राइट। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपका इफ प्लस मीन्स डिवीजन, तो प्लस जहां पे है वहां आप डिवीजन का साइन डालेंगे, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है यहाँ पे और डिवीजन का मतलब माइनस है यहाँ पे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को फिर आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा कि इन द फॉलोइंग फिगर गिवन नंबर इंडिकेट्स इंडियन लीडर्स एंड सिंगर्स। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये वाला जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये इंडियन से रिलेटेड है और ये जो सर्कल है ये लीडर से रिलेटेड है और ये सिंगर से रिलेटेड है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि टोटल तीनों जो है ये कितने डिजिट होंगे, तो ये देखो ये तीनों में आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस पढ़ने पे पता चलेगा, राइट। उसके बाद ये आता है, अब इसमें यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है कि यहाँ पे आपको सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रायंगल से पूछा जा सकता है, स्क्वायर से पूछा जा सकता है एंड रेक्टेंगल से भी पूछा जा सकता है कि कितने सारे हैं फिगर्स आपको डिसाइड करना है, आपको यहाँ पे काउंट करना है। तो जनरली इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता दूं कि काउंट करने पर जितना आता है उससे एक ज्यादा ही होता है, ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है। तो अगर आप जीरो बेसिस पे भी इसको देखते हो तो आपको सर्कल ऐसे ट्रायंगल ऐसे काउंट करना है, दैट इज 1, फिर ये एक हो गया 2, फिर ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, राइट, और इसके बाद ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा। तो जिस तरीके से ट्रायंगल्स बन रहे हैं उस तरीके से आपको काउंट करना होता है। ये सारी चीजें शॉर्टकट ट्रिक पे भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप बना पाओगे। अब यहाँ पे सेम ये मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस टाइप के हैं, उतना ज्यादा टफ नहीं है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो 8 5 कितना होता है, 13 होता है, राइट। अब उसके बाद 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो 53 की जगह पे यहाँ पे 66 लिखा हुआ है। अब इसको आप देख लोगे तो इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है कैसा डिफरेंस है, उसके हिसाब से आप इसके आंसर को फॉलो करोगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि रैशनल को कैसे लिखा गया हुआ है, रैशनल को ऐसे लिखा गया है। तो आप देखो कि कैसे यहाँ पे लिखा गया है RA। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं कि ट्राइबल को कैसे लिखा जाएगा, तो T और R लास्ट में होना चाहिए, राइट। अभी RA तो R फर्स्ट में है एंड A जो है वो लास्ट में है, या फिर इस तरीके से भी आप यहाँ पे A दूसरी बार भी है तो A हो सकता है कि यहाँ पे लास्ट में हो जाए। तो इस तरीके से आपको मैच करके लिखना होगा। इसके लिए आप पहले रैशनल लिखोगे, फिर उसके नीचे जो जो वर्ड्स जैसे जैसे आए हैं सीक्वेंस वाइज आप वैसे लिखोगे, और फिर ट्राइबल के नीचे भी वैसे ही उसको मैच करने की कोशिश करोगे। ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगी, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। मैं बस बता रही हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट होना होगा, इससे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस इजी हैं और 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस में हम इस टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा हम देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस की ये मेरे फादर की सिस्टर है एंड मेरी सिस्टर की जो हस्बैंड है, हस्बैंड की वाइफ जो है वो मेरी क्या लगेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में काउंट करते हो। ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपसे 1 से 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे ये डेटा बेस्ड होता है, यहाँ पे डेटा दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सारी चीजें सही है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा विच इज गिवन हियर। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि कंक्लूजन क्या क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन क्या क्या है वो स्टेटमेंट से निकल के आता है। तो इस तरह की चीजें, अब इसको आप बोलते हो सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में बहुत तरीके से लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ईजी वाला तरीका लगता है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। थोड़ा सा बस उसका आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, तो सम बर्ड्स एक बर्ड्स है, सम बर्ड्स है और सम बर्ड्स आर क्लाउड्स। तो ये हो गया बर्ड, ये हो गया क्लाउड। अब यहाँ पे दिया हुआ है हॉर्स इज अ बर्ड, राइट। तो हॉर्स इज अ बर्ड। अब उसने ये नहीं कहा है कि हॉर्स क्लाउड नहीं है, उसने सिर्फ ये कहा है, या फिर ये भी नहीं कहा है कि पूरा का पूरा हॉर्स ही बर्ड है। उसने क्या कह दिया सिंपली कि हॉर्स इज अ बर्ड। तो ये हॉर्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, या फिर इस लाइन को भी टच कर सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन देख लीजिए कि सम क्लाउड्स आर बर्ड्स। तो सम क्लाउड्स, जब सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, तो दिस इज एक्चुअली द राइट सेंटेंसेस, क्योंकि जब बर्ड्स क्लाउड्स हो सकते हैं तो क्लाउड्स भी बर्ड्स हो सकते हैं। एंड हॉर्स इज नॉट अ क्लाउड, ये जस्ट अपोजिट दे दिया कि जो हॉर्स है ये क्लाउड हो ही नहीं सकता। भाई यहाँ पे तो आपने कहीं भी नहीं दिया है कि हॉर्स जो है वो क्लाउड नहीं हो सकता है। तो इन दैट केस योर आंसर इज कंक्लूजन 1 फॉलोज ओनली। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सिलोगिज्म में आते हैं। बैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 5 पूछे जाते हैं, मिनिमम भी अगर पूछा जाता है तो 10 पूछा जाता है, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है।
अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हार्बीवोरस टाइगर एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या है, अब आपको बताना है कि इससे कौन सा फिगर जो है ये इसको फुलफिल करेगा। तो आप एक बात बताइए कि एनिमल्स में ही तो कार्निवोरस और हार्बीवोरस दोनों आते हैं ना, तो एनिमल्स में एक टाइगर हो जाएगा और एक हो जाएगा हार्बीवोरस, तो ये कार्निवोरस। तो ये वाला आंसर जो है आपका ये सही हो जाएगा। प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस, तो प्रॉफिट से ही तो चीजें जाती है ना गाइस। तो प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट से ही चीजें निकल के जाती हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको फिगर काउंट करना है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो सीक्वेंस वाइज आपको आंसर फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये कैसे मूव करेगा। तो अभी ये स्ट्रेट है, फिर ये यहाँ आ रहा है, फिर ये यहाँ आ रहा है, फिर ये स्ट्रेट हो जा रहा है, तो फिर कहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर कैसे आएगा, ऐसा आएगा। तो इस हिसाब से आपको आगे का सीक्वेंस जो है ये फॉलो करना है। सेम यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक ईजी सा है, बड़ा ईजी सा है, ये सीखने के लिए आपका बड़ा अच्छा है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सर्कल का थोड़ा सा पार्ट निकाला हुआ है, कट करके निकाला हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस सर्कल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सर्कल के अंदर ये जो हाफ सर्कल है ये कंटिन्यू है, तो इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब जैसे आपने देख लिया कि कंटिन्यू है तो कम से कम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो होना ही चाहिए, ये सब में सेम है, तो हम यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब क्या है, अब ये वाला पार्ट यहाँ पे ज्वाइंट होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट भी भाई सब में सेम है, उसको भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब देखना है कि पूरा का पूरा ट्रायंगल बनना चाहिए। तो क्या इसमें दिख रहा है कि पूरा ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें पूरा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें पूरा ट्रायंगल बन रहा है, और इसमें तो अंदर डिजाइन ही नहीं है। यहाँ पे तो देखो ऊपर नीचे डिजाइन है, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब हमारा जो आंसर फिगर होगा या तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा। तो अब यहाँ पे ये दोनों तो दोनों में सेम है। अब बात आती है हमें लाइन्स से खेलने की। तो लाइन्स में आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसे लाइन का मूवमेंट है, वो आपका आंसर फिगर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे विल आस्क, यहाँ पे भी उस तरीके की चीजें ही हैं। तो ये आपसे पूछा जाना है। सीरीज एनालॉगी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि वहां से क्वेश्चंस आएंगे। ये मिरर इमेज है, आपको बताना है ये प्लेन मिरर सामने डाल दिया गया तो ये उठ के कैसा दिखेगा। तो इस तरीके की चीजें हैं, आपको ये सारे के सारे मैं शॉर्टकट ट्रिक्स में बताऊंगी। अब ये मैट्रिक्स, यहाँ पे कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन आएगा कि आप देख के आंसर सॉल्व करोगे, कभी कभी टफ आ जाता है। तो इसको मैं 1 बाय 1 कम से कम इसके नहीं भी तो 25 क्वेश्चन आपके साथ इजी टू टफ सॉल्व करूंगी, और सारे के सारे शॉर्टकट्स आप देखेंगे कैसे पकड़ना है, कैसे अगर टाइम कम है तो आप कैसे एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हो, ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये बात कर ली हमने रीजनिंग की, राइट। रीजनिंग की हमने बात कर ली एंड टोटल 22 क्वेश्चंस ही हैं, हो सकता है बीच बीच में सारे के सारे क्वेश्चंस हो। ओके, मैं अभी बात नहीं करूंगी जो आपका जीके पोर्शन है ये हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले तो हम लोग रीजनिंग और मैथ्स का काम तमाम करते हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स में अब यहाँ पे ये सारे के सारे देख लीजिए। अब यहाँ पे है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज गिवन बिलो। अब 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। तो क्या हो जाएगा, 126 जा कितना होगा, तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ये असेंडिंग डिसेंडिंग वाला क्वेश्चन आपसे 3-4 पूछा जाता है। फिर ये क्वेश्चन आपका हो गया कि एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको कहा था कि एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सिंपली बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है और कोई ट्रिक नहीं भी जानते हो। मेरे हिसाब से इन सब क्वेश्चंस के लिए तो कोई ट्रिक आप ना ही अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, द नंबर 20% मोर देन 80 तो 80 से 20% मोर देन नंबर क्या होगा वो आपको बताना है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आपको लगता है कि इसमें ट्रिक घुसाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। तो ये मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि मैथ्स के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो ये है कि आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है एंड ग्रेटर देन 3/4 बट लेस देन इतना है, तो इस तरीके से आपको इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बैंकिंग में भी आपने देखा होगा, और एक नए क्वेश्चन तो आपके एसएससी, सीजीएल, रेलवे इन सब में भी रहता है। हाँ, एसएससी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उनका बेस ही यही है, यही प्रिपरेशन वो करके जाते हैं। अब बैंकिंग वाले का क्या है ना गाइस, कि वो साइंस नहीं पढ़ के जाते हैं, वो करंट अफेयर्स जीके नहीं पढ़ के जाते हैं, तो यहाँ पे उनको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन एसएससी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे दूसरा एग्ज़ाम ही आप दे रहे हो, है ना। उनका सब कुछ पढ़ा होता है, मैथ्स भी उनका अच्छा होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर टाइपिस्ट टाइप 1 पेजेस इन 4 मिनट, इसका जो टाइम है, इसमें इतने पेजेस टाइप करने हैं, तो कितने टाइपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब सिंपली आप सॉल्व करके क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एंड ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला था कि आपसे पूछा जाएगा। पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका ज्योमेट्री सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो ये वेसल से, हेमिस्फीयर से क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके लिए सिंपली फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डोंट वरी, सारे के सारे फार्मूलाज अगर आपने पढ़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो सारा का सारा फार्मूला आपको मिल जाएगा एक ही साथ। तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे 280 ऑरेंजेस हैं, 50 गर्ल्स में डिवाइड किया गया एंड बॉयज़ में डिवाइड किया गया, तो 5 ऑरेंजेस सबको मिले। तो यहाँ पे ईच गर्ल्स गेट 7 गर्ल्स को मिले, तो कितने गर्ल्स हैं ये आपको बताना है। पॉपुलेशन से देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास। आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन सब क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको शेयर कर दूंगी, या फिर ये आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं लिंक शेयर करूंगी, आप वहां पे भी जाके इन सारे के सारे क्वेश्चंस को ले सकते हैं। तो ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे ये जो है मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका सन का एज इतना है, फादर का एज इतना है, तो 3 इयर्स बैक फादर का एज कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे हर एक जगह देखने को मिलता है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। एवरेज के क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे देखो सीरीज, ये काफ़ी इजी भी होता है, और अगर आप फंस गए तो फंस गए। आप इसको रीजनिंग में काउंट करोगे तो 23, 13 एंड 54 के बाद क्या आना चाहिए। तो इस तरीके से है, आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि 23 और 13 में गैप कितना है, तो यहाँ पे गैप है 10 का, तो 54 और 44 में 10 का गैप है क्या, तो है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। कभी कभी ये ट्रिक नहीं भी बैठता है, क्योंकि आपको 44 आंसर नहीं दिया रहेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ये आपका नंबर हो गया, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल हो गया। कि अब यहाँ पे देखो, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि ए के बाद बी आया तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो सब में डी है, आप किसी को क्रॉस नहीं कर सकते। अब एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, जी के बाद एच आता है, एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो भाई आई आएगा तो सबको हमें बनाने की जरूरत है ही नहीं ना। एच के बाद जब आई आएगा तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज तो आपको आंसर ऑप्शंस में दिए नहीं गए हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर किसके लिए होता है, तो रीडर जो इसको रीड करते हैं। तो रोटी किसके लिए होता है, वीट के लिए नहीं। ये थोड़ी ना पूछा है कि न्यूज़पेपर पेपर से बना होता है, नहीं, किसके लिए पूछा है, रीडर के लिए। तो उसी तरीके से रोटी किसके लिए हो जाएगा, कंज्यूमर के लिए हो जाएगा, बनाने वाले के लिए नहीं होगा, बायर के लिए नहीं होगा, वीट के लिए नहीं होगा। तो फ्लावर जो है इसको लिखा गया है FLOWER। उसी तरीके से फ्रूट्स को कैसे लिखा जाएगा, तो STIER
URF। अब इसमें ये आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप फ्लावर लिखेंगे, आप उसके नीचे अपोजिट लिखेंगे, फ्रूट्स लिखेंगे, नहीं, यही आपको देख लेना है। तो जैसे ही STI आया तो STI आपको देखना है किसमें किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, STI URF यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से जाना है, इट विल सेव योर टाइम, राइट। अब उस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स नंबर पार्ट फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स, राइट। अब यहाँ पे ऑड जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे फूल दिया हुआ है, लैम्प दिया हुआ है, हेम दिया हुआ है और लिवरेट दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा जो है वो ऑड वन आउट आपको करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है RS अग्रवाल की, आप चाहे तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो सेट्स बनाते बनाते तो हो ही जाता है, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए कि मून है, सैटेलाइट है, एस्टेरॉइड है एंड अर्थ है। तो इस तरीके से की चीजें आपको, शिमला है, ऊटी है, दार्जिलिंग है एंड आगरा है। तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो कि क्या क्या चीजें यहाँ पे एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पे सर्टन कोड में मदर को कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। तो M के बाद N, O के बाद P, T के बाद U एंड H के बाद I। तो उसी तरीके से आपको क्या लिखना है, जेनिथ लिखना है। तो Z के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, B से तो स्टार्ट करोगे नहीं, आप A से स्टार्ट करोगे। E के बाद क्या आता है, F आता है, तो सब में है। उसके बाद क्या है, N के बाद NO आता है, तो O भी सब में है, इसमें बचा हुआ। I के बाद क्या आता है, J आता है, तो J जिसमें नहीं है उसको आप काउंट करना बंद कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास हैं रीजनिंग में। फिर आई बात, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस टाइप के, अगर 3 से 4 क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाते हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आपको पढ़ोगे, ये मिक्स सीरीज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे है आपको कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, तो D के बाद क्या आएगा, आप बताओ, E आएगा। तो E तो सब में है। N के बाद O आता है, O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद क्या आएगा, R आएगा। तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद इन सारे ऑप्शंस को देखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन आप टिक करोगे और निकल जाओगे। पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह वहां पे हम सॉल्व करने लगते हैं बहुत बार, तो वो चीजें गलत हो जाती हैं। हमें वहां पे करना ही नहीं है फ्रेंड्स ये सॉल्व। हमें क्या करना है, बस अगर सबसे पहले तो सिंपल तरीके से इसको काउंट कर लेना है गाइस। अगर सिंपल तरीके से बन जाता है तो जरूरत क्या है अपना दिमाग खपाने का, हम दूसरे क्वेश्चंस के लिए बचा के रख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 7 है, 25 है, 61 है, तो वो आप रिलेट करके कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आप जब डिक्शनरी खोलते हो तो कैसे इसको अरेंज कर सकते हो वर्ड्स को। तो हमने जब एक डिक्शनरी खोला है ना, तो हमने सबसे पहले क्या देखा है, अगर बी वाला देख रहे हैं तो बी के बाद गाइस क्या आता है, ए आता है। तो फ्रेंड्स ए आने के बाद क्या आएगा, ए के बाद जो अल्फाबेट आएगा वही आएगा। तो एन भी सब में कॉमन है, अब तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद डी आएगा, राइट। टी तो आएगा नहीं, जी तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है तो वो किस में है, थर्ड वाला ऑप्शन किस में है। तो उस तरीके से हम इसको एलिमिनेट करके बना लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि J डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, तो कहाँ J है भाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और T डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, तो T कहाँ है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन यहाँ आ जाएगा। उस तरीके से ये इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो अब यहाँ पे जैसा हमने पहले जो डिस्कशन किया है उस बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, यही सारे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देख लेते हैं, इसको तो आपको डिक्शनरी के हिसाब से ही फिर सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस की वैरायटीज ज़्यादा नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, वर्किंग होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स वर्किंग नहीं भी हैं तो उनकी अपनी अदर क्राइटेरियाज है, वहाँ पे आपके पास टाइम चला जाता है, तो कोई बात नहीं है। अगर आप इसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जीके सेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपने अगर 25-25 सेट भी सॉल्व कर लिया है ना, तो आप ये मत सोचो कि आप नहीं क्रॉस कर पाओगे, आप चीज़ें डेफिनेटली क्रॉस कर पाओगे। बस वहाँ पे आपको कॉमन सेंस अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स बुक तो लेके बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पे आप पेपर पलटते ही रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा, है ना।
अब यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप बिना बैठा के बनाते हैं। अब ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बैंकिंग में इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या तो फिर 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यहाँ आपसे 3 ही है। ये हो गया आपका नंबर सीरीज। इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। जैसे इसको सबसे पहले हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 है तो इट्स अप टू यू कि आप उसको 9 9 में डिवाइड कर लीजिए या 3 3 में डिवाइड कर लीजिए या 6 6 में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, उस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 में मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो उस तरीके से आप 6 पे सॉल्व करने पे आपको फिर यहाँ पे मैच भी करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट गाइस। अब यहाँ पे मैच भी करना पड़ेगा कि क्या 6 में डिवाइड करने के बाद आगे के जो लाइन्स हैं, आगे के जो वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो उस बेसिस पे हम सीरीज बना पाएंगे। तो बहुत सारे इसके क्राइटेरियाज होते हैं, कभी कभी आपको आंसर देख के ही पता चल जाता है। तो इसके लिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज how many times do PQR occur in such a way that Q is in the middle of P and R। तो अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप राइट से काउंट करते हो या लेफ्ट से काउंट करते हो, वो क्वेश्चन दूसरा होता है। आई थिंक किसी और सेट में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ ये पूछ रहा है कि सेम वे में Q कहाँ कहाँ मिल जाएगा, मतलब P और R के बीच में बैठा Q कहाँ कहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो P एंड R है ना। अब देख लो कहाँ पे देखोगे P एंड R, 2 बार हो गया। उसके बाद क्या आप देख लोगे P एंड R देख लोगे, और यहाँ पे P और R O बैठा हुआ है तो P N के बीच में बैठा हुआ है P एंड R। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है ये आपको बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे द डेज बिफोर द डे बिफोर येस्टरडे इज 3 डे आफ्टर सैटरडे। तो ये पूरा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इस सारे तरीके के क्वेश्चंस जो है ये इन सब चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग और मैथ्स में बनाए जाते हैं। अब हमने रीजनिंग देख लिया जहाँ से 50 क्वेश्चंस आने हैं, हमने मैथ्स देख लिया जहाँ से 25 क्वेश्चंस आने हैं। अब हमें देखना है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, और ये साइंस वगैरह जो भी पार्ट है हमारा उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस हमारा स्टार्ट होता है कि क्या कैसे हमें क्वेश्चंस करना है सॉल्व, और क्या क्या चीजें हैं वो हमें यहाँ पे देखना होता है। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द मर्करी ऑफ बैरोमीटर गोज डाउन सडनली इट इज एन इंडिकेशन ऑफ। तो जब अचानक से नीचे चला जाता है तो ये किस चीज का इंडिकेशन होता है। जब अचानक से ऊपर चला जाता है तो किस चीज का इंडिकेशन होता है। तो जब नीचे चला जाता है तो ये किसका इंडिकेशन होता है, ये इंडिकेशन होता है आपका हैवी रेन और स्टॉर्म का। और जब अचानक से ऊपर चला जाता है तो ये क्या होता है कि ये सेटल्ड वेदर का, मतलब अच्छा वेदर का ये प्रेडिक्शन होता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल इंडिया में अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से कौन कौन सा नहीं है। तो गल्फ ऑफ मन्नार तो है, नीलगिरी भी है, सुंदरबन भी है। जो नहीं है वो है काजीरंगा। ये काजीरंगा जो है ये नहीं है। अब काजीरंगा क्यों नहीं है, ये है क्या काजीरंगा। तो काजीरंगा जो है ना ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज। तो पोलियो का जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, तो वो है आपका वायरस। अब वायरस में भी कौन सा है, तो पोलियो वायरस है। और ये किसके कंपोजिशंस होते हैं, इसमें क्या किस चीज से बना होता है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ एन आरएनए जीनोम एंड प्रोटीन कैप्सिड, राइट। तो ये आपको याद रखना है, आरएनए जीनोम एंड प्रोटीन कैप्सिड। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि इसकी खोज किसने की थी, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पॉपर ने इसकी खोज की थी 1900
9 में। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ चीज़ें रिलेट होती हैं तो सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, इसके एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम सारे के सारे एक्सप्लेनेशन देखते चले जाएंगे। और ये जब मैं करंट जीके करवा रही हूँ तो आप पेन पेपर लेके बैठिए और सारी की सारी चीज़ें जो आपको नहीं आती है फ्रेंड्स वो आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी काम आने वाला है। अब है कि वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर रिलेटेड टू विच ओशन, तो ये किससे रिलेटेड है, ये पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है। अब ये जो टर्म आया है वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर, ये है क्या, तो जो रीजन अर्थक्वेक्स ज़्यादा जहाँ पे होते हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है, इस टर्म को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स जो होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं वो पैसिफिक ओशन में ज़्यादा होते हैं, और एटलीस्ट 452 वोल्केनोज जो है ना ये यहाँ पे है। और दूसरा कि 75% वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का 75% जो आप कह सकते हैं कि एक्टिव वोल्केनोज हैं वो कहाँ पे है, तो वो पैसिफिक ओशन में है। फिर एलिजा टेस्ट क्यों किया जाता है, तो एलिजा टेस्ट हम सबको पता है कि ये एड्स के लिए किया जाता है। एक गनौर डिजीज भी होता है जो कि किसके लिए होता है, तो ये गनोरिया जिसको बोल सकते हैं आप, वो डिजीज भी उसके लिए भी एलिजा टेस्ट काम करता है, तो वो भी सेक्सुअल डिजीज ही है ये सारे के सारे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एलिजा का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये है द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट, राइट। तो एक मिनट मैं इसको नोट कर लेती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजा का जो टेस्ट है, जो इसका फुल फॉर्म है ये है, क्या है गाइस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट, राइट, इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एलिजा का फुल फॉर्म। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंगोरा वूल जो है ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है, किससे निकाला जाता है। तो अंगोरा वूल जो है ना ये निकाला जाता है किससे, रैबिट से, जिसको अंगोरा रैबिट कहते हैं। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, अब जो इसके ऑप्शंस है यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी बार बनाए जाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए गोट से, तो गोट से जो अंगोरा गोट होते हैं ना, तो वो मोहे टाइप का जो आपका वूल होता है वो उनसे पाया जाता है। फिर बात आती है कि कैश्मीर गोट जो होता है ना उससे कैश्मीर पाया जाता है, और उसके बाद जो कैश्मीर जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और थिन वूल होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया, शिप तो आपको पता ही है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो ब्रिंजल है नहीं, लेमन है नहीं, ये सी का सोर्स है। दूसरा कौन सा है, तो ये कैरेट, कैरेट जो है ये विटामिन ए का सोर्स है गाइस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लूसेंट में एक कॉलम है जहाँ पे आपको सारे के सारे सोर्सेज, डिफिशियंसी डिजीज, एफिशिएंसी डिजीज दिए हुए हैं, तो वो आप कंप्लीट कर लेंगे, वहां से क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं, या फिर हम जो वीडियो लेकर आने वाले हैं साइंस का उसमें भी हम उसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन वाइल्ड एस घोर खूर जिसको बोला जाता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ में यहाँ पे इसको घोर खूर, और इसको ना क्या कहा जाता है, तो इसको घुड़ खूर भी कहा जाता है, यहाँ का जो टिपिकल लैंग्वेज है उसमें इसको घुड़ खूर भी कहा जाता है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। दूसरा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन, तो यहाँ पे कहीं कहीं देखा गया है कि वीट सोर्स जो है ना ये गरीबों के लिए, ये जिनके पास कमी है हर एक चीज की उनके लिए आयरन का सोर्स माना गया है। तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, तो आप इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर दूसरा है कि a spherical ball made up of steel when dropped in a bucket full of mercury, that is Hg का सिंबल है मरकरी का, तो वो क्या करेगा, वो अंदर चला जाएगा
डिजॉल्व हो जाएगा या फिर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो ये क्या करेगा गाइज, ये करेगा फ्लोट। क्यों करेगा, क्योंकि डेंसिटी मरकरी की जो होती है ना, ये किससे ज्यादा होती है, तो ये डेंसिटी की मरकरी सबसे ज्यादा होती है और स्टील बल्ब से डेंसिटी की मरकरी ज्यादा होती है। मरकरी की डेंसिटी होती कितनी है, तो 13.5। ओके, ये आपको याद रखना है। और स्टील की जो डेंसिटी होती है ये कितनी होती है, तो 7.75। काफी डिफरेंस है, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो इसमें आपको ये बताना है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये कौन सा साउंड होगा, ऑडिबल साउंड होगा या फिर अल्ट्रासाउंड होगा, हाइपरसोनिक होगा या इंफ्रासोनिक होगा। यहाँ से क्वेश्चन तो हर बार बनाए ही जाते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 20 से लेके 20,000 तक का जो साउंड होता है ना, ये आपका क्या होता है, ऑडिबल साउंड होता है ना। फिर जो लोअर देन 20 होता है वो कौन सा साउंड होता है, वो इंफ्रासोनिक साउंड होता है। और उसके बाद मोर देन 20,000 हर्ट्ज जो होता है वो क्या होता है, वो साउंड जो होता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। और फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 तक का आपका ऑडिबल साउंड होता है। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। अब इंट्रासोनिक साउंड जो है ना, इंट्रासोनिक साउंड ये सिर्फ और सिर्फ डॉग, कैट और बैट ही सुन सकते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द 3 एलिमेंट्स मोस्ट यूज्ड इन केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अब इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, ये आपको मैं बताती हूँ कि एनपीके इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, एनपीके इन शॉर्ट याद रख लीजिए। और सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जरूरी होता है, फास्फोरस और पोटेशियम से भी ज्यादा नाइट्रोजन जरूरी होता है प्लांट्स के लिए। फिर है द स्टेट विच प्रोड्यूसेस हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ अनियन इज। तो ये अनियन जो है ना, ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो ये महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है। और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, कौन कौन सा उसका डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है नासिक, अहमदनगर, पुणे और सतारा, है ना। तो ये याद रखना है आपको। फिर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो ये यूनिवर्सल डोनर अगर पूछता है तो ये ओ है, रिसिपिएंट अगर पूछा गया है तो ये ए बी है। अब ये ए बी जो है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, क्यों, तो इसमें जो है ना बोथ एंटीजेंट जो है ए और बी दोनों एंटीजेंट हैं और इसके साथ साथ कोई भी रिएक्टिव एंटीबॉडीज इसमें नहीं होता है इसके प्लाज्मा में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है। अब यहाँ पे है इन द एटमोस्फेयर द लेयर एबव द ट्रोपोस्फेयर इज। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का जो लेयर है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। कैल्शियम इज नीडेड फॉर, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज होता है, ब्लड क्लोथिंग के लिए भी यूज होता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स के लिए भी यूज होता है। तो ये ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्युबल। तो आप याद रखिएगा कि विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपको फैट सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए विटामिन ए जो है ये फैट है, विटामिन ई जो है ये भी फैट है, विटामिन सी जो है ये कौन सा है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये भी फैट सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर बिहार पंचायती राज एक्ट 2006, इस क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 से एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉलिटी से काफी सारे, बिहार पॉलिटी से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से हम सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी मैंने बिहार पॉलिटी कंप्लीट कर रखा है बिहार स्पेसिफिक में, आप वहां से भी जाके इन सब चीजों को देख सकते हैं। जो चीजें बाकी रह गई हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अंडर बिहार पंचायती राज एक्ट
2006 व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड स्टिपुलेटेड बिटवीन टू ग्राम सभा, दो ग्राम सभा के बीच में, जैसे होता है ना कि लोकसभा के सेशंस में कितना गैप होना चाहिए, तो इसमें ग्राम सभा के सेशंस में कितने गैप होने चाहिए फ्रेंड्स, ये पूछा गया है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने मंथ का गैप होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मुखिया, पंचायत समिति नहीं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 41, तो 41 में आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन किसको मैच करता है, कौन कहाँ से निकलता है। तो कृष्णा जो है ना, ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है आपको महाबलेश्वर से। उसके बाद आपका आता है गोदावरी, तो गोदावरी जो है ना नासिक महाराष्ट्र, आप इसको मैच करेंगे। और उसके बाद गोदावरी के बाद है ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा जो है ये आपको आता है तिब्बत से, तो तिब्बत तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सांगपो नदी भी इसको बोला जाता है, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे मैच कर लीजिए। और नर्मदा जो बचा रह गया अमरकंटक, तो आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं, ओके। तो अमरकंटक आपसे पूछा जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से ये निकलता है। दूसरा है कि कर्ड इज सावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो क्या है, एसिडिक एसिड है, नहीं है, साइट्रिक भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा गाइज हमारा आंसर यहाँ पे, तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, राइट। लैक्टिक एसिड जो है लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर है ओके 42 के बाद क्वेश्चन है हमारा 43, डेसिबल इज यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो इंटेंसिटी ऑफ हीट नहीं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे एक चीज आप और याद रख लीजिए कि स्मॉलेस्ट ऑडिबल साउंड जो होता है ना, तो 0 डेसिबल होता है ना, और सबसे ज्यादा जो 10 टाइम्स इससे ज्यादा होता है वो 10 डेसिबल होता है, पावरफुल साउंड होता है बहुत ज्यादा। फिर है इलेक्टेड मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत इलेक्ट यू उप मुखिया, राइट, उप मुखिया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ उप मुखिया, तो उप मुखिया के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए। पहले तो मुखिया शैल बी अ वोटर, मुखिया वो वोट कर सकता है उप मुखिया के इलेक्शन में। दूसरा है कि इक्वल वोट्स जब आएगा तो रिजल्ट जो है ये डिसाइडेड बाय ड्रॉ से रिजल्ट डिसाइड किया जाएगा, ये है। तीसरा है अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, और फिर है ग्राम पंचायत विल इलेक्ट उप मुखिया इन इट्स फर्स्ट मीटिंग, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। फिर यहाँ पे फोर्थ है मुखिया शैल नॉट बी अ वोटर इन द उप मुखिया इलेक्शन, तो इसमें से आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि आंसर कौन सा होगा, तो ये फोर्थ वाला जो आंसर है ना ये आपका हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन जब भी आता है ना तो करेक्ट और नॉट करेक्ट को आप सर्कल कर लिया कीजिए, ज्यादातर क्वेश्चंस गलत यहीं से हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट भी देख लीजिए गाइज, ये मुखिया और उप मुखिया से ही रिलेटेड है, तो काफी सारे क्वेश्चंस बिहार पॉलिटी से पूछे गए हैं। द मुखिया में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड हिज रेजिग्नेशन अंडर द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 शुड बी एड्रेस टू, किसको दिया जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को, किसको दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को। ये सारी की सारी चीजें ना आप नोट डाउन कर लेना, है ना। हाउ मेनी पंच आर, तो आप इसको देखते ही साथ इसका आंसर आप 7 लगा देंगे, राइट। उसके बाद क्वेश्चन है ग्राम सभा में फॉर्म 1 और मोर विजिलेंस कमेटी, द कमेटी कैन बी कंस्टिट्यूटेड बाय, तो किस से कंस्टिट्यूट हो सकती है कमेटी, तो उसमें कौन कौन सा रहेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें रहेगा पर्सन्स हु आर नॉट मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, राइट। ऑब्वियस सी बात है ग्राम पंचायत के मेंबर्स उसमें नहीं होंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से रिलेटेड। आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इट। मैंने पॉलिटी का 2-3 वीडियो कंप्लीट किया है, सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस वहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आपको अलग से पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर 2 साल का क्वेश्चन देखा है ना, वहाँ पे आपको शेड्यूल से, अमेंडमेंट से एंड जो पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं और ये सारी चीज़ें हमने एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट किया है। खैर, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, राइट। और ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था ये भी आप जान लीजिए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये हुआ था। फिर यहाँ पे एक और चीज जानना जरूरी है कि स्टार्टिंग में जो है ना, ये इसको 11 कर दिया गया था, बाद में 10 से 11 कर दिया गया था 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको 11 कर दिया गया था नंबर में फंडामेंटल ड्यूटीज को। फिर है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है म्युनिसिपैलिटीज से। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? 1993। तो ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, राइट। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा पार्ट रिलेटेड है म्युनिसिपैलिटी से, तो 9A रिलेटेड है। और कौन सा शेड्यूल रिलेटेड है? तो ये 12th शेड्यूल रिलेटेड है म्युनिसिपैलिटी से। फिर है रिसेंटली अ न्यू स्टेट तेलंगाना हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट शैल नेसेसिटेट अ चेंज इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि जो शेड्यूल फर्स्ट में ही ये चीजें दी हुई हैं। तो शेड्यूल फर्स्ट में है क्या, आर्टिकल 3 क्या कहता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आर्टिकल 3 में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैं तो कहूंगी कि वो वीडियो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं, इन शॉर्ट बुक से भी पढ़ना चाहते हैं, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। फिर है कि विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आपने कितनी बार इस क्वेश्चन को फेस किया होगा एग्जाम में गाइस, कि 10th शेड्यूल जो है ना, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। और ये जो है, ये कब इंक्लूड किया गया था? तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, राइट। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको इंक्लूड कर लिया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये राजीव गांधी के टाइम में हुआ था या इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, क्योंकि ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है नेक्स्ट Article 198 of Indian Constitution provides procedure regarding money bill, right? If a state legislative council withholds a money bill, तो यहाँ पे सीधा ये सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ने का एक ही यहाँ पे निकल के आता है कि अगर मनी बिल को आपने रोक के रखा है तो कितने दिन में इसको पास माना जाएगा। तो कितने दिन में पास माना जाएगा गाइस? ये आपको माना जाएगा 14 डेज में, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए कि 14 डेज में पास तो इसको माना जाएगा। और उसके बाद जो भी मनी बिल है ना, तो ये मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है स्पीकर। मनी बिल वगैरह सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें से किसके पास नहीं है? फिलहाल तो वेस्ट बंगाल के पास नहीं है, महाराष्ट्र के पास है, यूपी के पास है और बिहार के पास है। तो जो कितने डिस्ट्रिक्ट्स के पास है अभी अपर हाउस, तो ये टोटल जो है, अपर हाउस की बात कर रही हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रही हूँ, तो ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स के पास है। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स के पास है? तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पास है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि कैबिनेट ने आसाम को भी अपर हाउस बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए कह दिया है। अब वो कब बनाते हैं उनके ऊपर है। There are 40 लोकसभा सीट्स इन स्टेट ऑफ बिहार। हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स? तो बिहार में 40 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा सीट्स कितने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? दैट इज, एक मिनट, इसका
54 का आपका 16 हो जाएगा गाइस। 54 में आपका लोकसभा सीट्स जो हैं 16 है और राज्यसभा देर आर 16 राज्यसभा सीट्स इन बिहार एक्चुअली। और अगर आप बात करोगे लोकसभा सीट्स की, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि बिहार का राज्यसभा सीट्स में नंबरिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे हाईएस्ट किसका है, उत्तर प्रदेश का है। तो यूपी का कितना है, तो यूपी का है आपका टोटल 31। उसके बाद महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है कितना, महाराष्ट्र का आपका हो जाएगा 19। एंड तमिलनाडु का कितना है, तो इसका है 18। झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तो इसके सीट्स कुछ और थे, अभी जो रिसेंट है वो आपको टोटल याद रखना है 16 राज्यसभा सीट्स है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस रिपोर्ट 2011 पॉपुलेशन ऑफ बिहार हैज बीन एस्टिमेटेड टू 10 करोड़। यहाँ पे जो टोटल एग्जैक्टली है 10.41 है ना। अब यहाँ पे 2011 का हमने देख लिया है, मेल फीमेल पॉपुलेशन वगैरह सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2001 का कितना था, 2001 का कितना था ये भी हमारे लिए देखना जरूरी है, तो 8.30 था। ये सारा का सारा सेंसस वगैरह बिहार का आप एक बार चेक कर लेंगे, सारे के सारे वीडियोस दिए हुए हैं। फिर है हमारा कि जनरली द स्ट्रेंथ ऑफ अपर हाउस ऑफ असेंबली शुड बी। तो स्ट्रेंथ जो है अपर हाउस का वो कितना होना चाहिए, तो ये कभी भी 1/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सबसे लेस भी होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, नंबर में 40 होना चाहिए, ये आप देख लीजिए। 57 है, विच पार्टी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ स्टेट पार्टी। तो स्टेट पार्टी कौन सा है, तो यहाँ पे उस वक्त जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से तो बहुजन समाज पार्टी इसका आंसर हो जाएगा। हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, तो ये कौन थे, ये थे जीवी मावलंकर, फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। और उसके बाद आपसे 17th का पूछा जाता है, तो ये लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ये कौन है 17th में, तो ओम बिरला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो रिसेंट है वो सारी चीजें आपको ध्यान में रख के एग्जाम में जाना पड़ेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2014 ये हम नहीं पढ़ेंगे। और ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोडर्मा कहते हैं या ल्यूकेमिया कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर जो होता है ना, ये जनरली कितने टाइप का होता है, ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है ल्यूकेमिया, दूसरा होता है लिम्फोमा और तीसरा होता है मियलोमा। तो ये 3 जो होते हैं ये ब्लड कैंसर्स होते हैं। और जनरली ल्यूकेमिया में क्या होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना, ये इसके नंबर्स जो है बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर है कि मेघालयन, जस्ट अ मिनट, मेघालयन वॉज मंगलयान, सॉरी मैं मेघालयन इसको पढ़ रही हूँ। मंगलयान वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, इन विच स्टेट श्रीहरिकोटा लाइज। तो श्रीहरिकोटा है कहाँ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, दैट इज आंध्र प्रदेश इज योर राइट आंसर हियर। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द कंट्रीज थ्रू विच रिवर ब्रह्मपुत्रा गोज डज नॉट पासिस। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से पास नहीं करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चाइना में पास करता है, नाम अलग है, बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है, म्यांमार से पास नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो जमुना कहा जाता है। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। और इसके बाद इसको मेघना कहा जाता है, किससे पहले, जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है उससे पहले इसको जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 चीजें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सानिया नेहवाल जो है वो किस खेल से रिलेटेड है, तो ये किस खेल से रिलेटेड है सानिया नेहवाल, तो ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी है जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि प्लेयर का नाम आपको, मैं ये सानिया नेहवाल के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, प्लेयर के नाम और वो किस खेल से एसोसिएटेड है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलते हैं इस टाइप के एग्जाम में।
नेक्स्ट है कि कीनन स्टेडियम जो है ये कहाँ है, तो ये आपको कीनन स्टेडियम जो है ये आपको जमशेदपुर झारखंड में है और मल्टीपर्पज स्टेडियम है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बिहार, तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैकमोहन लाइन जो है ये बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तुरंत जो है ये बाउंड्री है बिटवीन किसके बीच में, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, या किसके बीच में ये लाइन है, तो ये कौन सा लाइन है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये स्टैब्लिश कभी हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था 1893 में। उसके बाद आपका है 1893। उसके बाद आपका है कुचिपुड़ी जो है ये फोक डांस कहाँ का है, तो केरला का है, तमिलनाडु का है, या महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे लोग केरला और आंध्र प्रदेश में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट योर राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक मेंशन्ड बिलो आर नॉट रिटन बाय, कौन से हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन सा लिखा है, तो गोदान, गबन और रंगभूमि, ये तीनों तो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है, लेकिन गोरा जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, राइट। साथ ही साथ दो और इम्पोर्टेंट बुक है जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई, दैट इज पोस्टमैन और गीतांजलि। तो ये दो बुक का नाम भी आप याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। और गीतांजलि के लिए तो इनको यहाँ पे लिटरेचर अवार्ड भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1913 में किसको, टैगोर को। हु रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2013, अभी ये हमें रिसेंट में भी जानने की जरूरत है और किनको किनको मिला है वो सब हमें जानने की जरूरत है। तो 2013 में जो सबसे पहले मिला था ना, तो ये मिला था CNR राव को, और CNR राव के साथ साथ किसको मिला था, सचिन तेंदुलकर फर्स्ट प्लेयर थे जिनको ये रत्न अवार्ड मिला था। भोपाल ये अ प्रेयर फॉर रेन, अ फिल्म रिलीज्ड रिसेंटली इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, क्लोरीन से रिलेटेड है, अमोनिया से रिलेटेड है, और ये फिर किससे रिलेटेड है, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट से रिलेटेड है ये, राइट। ये आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। जो गवर्नमेंट आंकड़ा जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 10,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स इससे कहीं ज़्यादा थे, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेम द कैपिटल ऑफ फिजी। फिजी का कैपिटल कौन सा है, सुवा इसका कैपिटल है, कौन सा, पॉलिटिकल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Sudrak wrote Mrichikatikam, which is a famous Sanskrit drama, was written in 2nd century BC. Mrichikatikam literary means, उसका मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका मतलब मृच्छकटिकम का मतलब क्या है, तो ये मृच्छकटिकम का मतलब हो जाता है अ लिटिल क्ले आर्ट, है ना, अ लिटिल क्ले कार्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। Which pair among the following is not correctly matched, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली मुझे थोड़ा टफ लगता है कि एग्जाम में आपको सब पता है तो सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाना है। तो इसमें 73 का जो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो कौन सी है, वो है केप टाउन, ना कि जोहान्सबर्ग। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द ऑथर ऑफ बुक द गाइड इज RK नारायण। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक एंड ऑथर सारे के सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं जो भी एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज एसोसिएटेड लोकेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कहीं भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, महानदी पे, है ना। हीराकुंड डैम जो है ये महानदी पे है। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रख लीजिए कि ये फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
फिर 76 नंबर क्वेश्चन है, विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा है राइस का, 34.4% इसका एरिया कल्टीवेशन है, ये आपको याद रखना है। फिर 77 है, दिनार इज करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो दिनार जो है ये कहाँ का करेंसी है, तो ये करेंसी है इराक का, है ना, इराक का। फिर यहाँ पे 2014 से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, रिसेंट करंट अफेयर्स हम देख के जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स देखने से इतना ही समझ में आएगा इसकी करंट अफेयर्स जो है ना आपका, वो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। हु इज द, ये अगेन 14 का ही क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इज नोन एज। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आपको सुंदरबन के नाम से, है ना। कालिदास सम्मान अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय। तो कालिदास सम्मान जो है वो किनके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 82, ये अगेन 2014 का है, हु हैज रिटन पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है, यहाँ पे कोई और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। फिर हम देख लेते हैं, व्हेन वाज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बर्मा जो है वो ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट कभी हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा स्टेट कभी फॉर्म हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1935 में सेपरेट हुआ था बर्मा। हु रोट मालगुडी डेज। तो ये किसने लिखा है, आर के नारायणन ने लिखा है ना, 85 आर के नारायणन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न कंपनी। तो मिनी रत्न और महारत्न आपको मैंने कहा था कि वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो महारत्न कंपनी जो है वो कौन कौन नहीं है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो रिसेंट डेटा के हिसाब से कौन कौन से महारत्न कंपनीज हैं और मिनी रत्न कंपनीज हैं, वो सारी की सारी चीजें हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। खैर यहाँ पे जो एक आंसर होना चाहिए वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया ऑन डिफेंस। तो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर क्या है, ये भी अभी हाल फिलहाल में चेंज हो गया होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी का रिसेंट का प्रैक्टिस करेंगे। इन विच ईयर डिड सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। सिक्किम जो है 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बना। तो ये जो है 1975 तक ये जो है ये इंडिपेंडेंट किंगडम था। उसके बाद 1975 के बाद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के बाद ये स्टेट बना। तो योर राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइंड एट काठमांडू। तो ये कभी साइन हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो 1950 में साइन हुआ है ना। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली। 90 तो मैथ्स का है, ये सारी चीजें। फिर 91 देख लीजिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन नहीं पूछा है, आईएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछता तो कौन हो जाता, सरोजिनी नायडू। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वुमेन सिर्फ पूछा गया है, तो ये हो जाएगी एनी बेसेंट इज योर राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हेन वाज द पटना हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड। तो पटना हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कभी हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में। 1916 में और भी काफी सारी चीजें हुई थी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम देख चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया था। फिर ये भी जानना जरूरी है कि इसका फाउंडेशन हुआ कभी था और कहाँ था। तो 12 जून 1905 को इसका फाउंडेशन हुआ था। कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को भारत सेवक समाज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस जो थे हमारे
और टोटल 150 क्वेश्चंस हमने कवर किया है इस सेट का। नेक्स्ट जो सेट है 2010 का वो भी मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगी। उसके बाद हमारी स्टडीज स्टार्ट हो जाएगी जैसा कि हमने स्ट्रैटेजी बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सेकंड जो हमारा 2010 का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड मेनी मोर चीज़ें जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, जो सब्जेक्ट्स हमें सब्जेक्ट वाइज जो मुझे कंप्लीट करना है वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।